मैं अंशिका कक्षा 7 की कुछ छात्राओं के साथ एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है मातृभूमि का नाम। इसका पात्र हैं वीर सिंह, अभय सिंह, महाराणा लाखा, राव हेमू, वीर सिंह के कुछ साथी और सैनिक। पहला दृश्य है बूंदी के रावगढ़। राव हेमू अपने महल में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। महाराज सिसोदिया वंशहाराओं को स्नेह व आदर की दृष्टि से देखता है। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए? महाराज हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशी शक्तियों का सामना कैसे कर सकती है? आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें, और वह केंद्र है चित्तौड़। इसमें भी कोई संदेह है महाराज? जो राजवंश सदा से मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते आज भी उसी प्रकार रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आज। या तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश अपनी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वे विदेशी शक्ति हो, चाहे वे मेवाड़ का महाराणा हो। आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। ताकत की बात न छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। बात है माला गूंथने की, तो वह माला तो बनी है, इस माला को तोड़ने को श्री गणेश हो गया है। महाराज किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदैव तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज है और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं को आदर करता रह सकता है। अधीन होकर वे किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। तो मैं जाऊं? आपकी इच्छा। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका लग गया है। मुट्ठी भर हाड़ाओं के हाथों पराजित होकर मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय ही जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन को उत्सुक है। नहीं अभय सिंह जी, आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा। जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। किंतु जरा सी बात को आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? रात के आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, हम ही लोग आपको वहां से ले आए। इसमें आपका क्या अपराध है? नहीं अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। हमारी सेना आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। आज उनकी पौरुष की परीक्षा का समय आ गया है। मैं महारावल बप्पा का वंशज, मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराणा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, परंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता इसमें कितना समय लग जाए। इसलिए आप ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ना करें। यह आप क्या कहते हैं सेनापति जी? क्या आपने कभी सुना है सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली हो? गाते चारणी का प्रवेश। चारणी, यह तुम अपने गाने में क्या गा रही थी कि राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की शिथिलता की जाए? पर मैं तो इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। यह आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ। यद्यपि समय के फेर से हाड़ा शक्ति और सानू मेवाड़ से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। विपत्ति के दिनों में वे मेवाड़ को सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। चारणी, तुम बहुत देर से आए। चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा करी है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत ना लेंगे, अन्न जल ग्रहण ना करेंगे। दुर्भाग्य, एक उपाय है, यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। अच्छा सुझाव है। ठीक है, अभी तो मैं नकली दुर्ग का विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, परंतु उन हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य चित्तौड़। यह तो नकली तुर्क की ठीक हूबहू नकल है। इसका विध्वंस कर देने से मेरी आत्मा को संतोष तो नहीं होगा, परंतु जो मैंने अपमान की वेदना में विवेकहीन प्रतिष्ठा कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। निश्चय ही महाराज, अब हम लोग आज के रण की
तैयारी करते हैं। परंतु यह हरण होगा किससे? इस युद्ध में मेरा प्रतिरोध करने वाला होगा कौन? दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम पर झूठे प्रहार करेंगे। कुछ ही समय बाद दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। महाराज अब चलिए। मेरे बहादुर साथियों, सामने देख रहे हो कौन सी इमारत बनाई गई है? हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि का दुर्ग है। और तुम जानते हो महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी पूरी प्रतिज्ञा करना चाहते हैं। क्या हम अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या हम इसे मिट्टी में मिलने देंगे? किंतु यह तो नकली बूंदी है सरदार। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन सरदार, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित होगा? हमारा शरीर महाराणा की नमक से बना है। जिस जन्मभूमि की धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं उसका अभिमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। निश्चय, जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा छीन न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज पताका स्थापित न होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फैलाने देंगे। शाबाश मेरे वीरों, मुझे आप लोगों पर अभिमान है। सूर्य डूबने को है, यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा फहराने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। हाँ महाराज, हम तो समझते थे नकली मुकाबला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, पर यहाँ पर तो हड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, परंतु हमारी सेना इनके आकस्मिक प्रहारों से बहुत चौकी रह गई है। यह भी अच्छा ही हुआ, यदि हम बिना पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहरा देते तो मेरी आत्मा को जरा भी संतोष ना होता। मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा होती देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ क्षणों के लिए मैं युद्ध रुकवाकर स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह के साहस की प्रशंसा करी। साथ ही उससे अनुरोध किया कि वह व्यर्थ में अपने प्राण न गवाए और आपके विरुद्ध हथियार न उठाए, परंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हमें चुनौती दी है, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम विवश हैं। जब तक मेवाड़ में एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। वह देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। तुम जाओ दुर्ग पर विजय पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। जय हुई है, व्यर्थ के दम ने आज कितने ही निर्दोषों की बलि ले ली। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। या तुम क्या कहती हो चार्ली? क्यों मेरे जख्मों पे नमक लगाती हो? क्यों कहती हो ऐसा? न जाने किस बुरी सायत में मैंने इनको इतना बुरा काम करने के लिए कहा था। वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। चार्ली, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। जो भी मैंने ये कहा था वो मैंने बुरा कहा था। राव हेमू का प्रवेश। क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक और एक ही रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूत में ना ही तो कोई राजा है और ना ही तो कोई महाराजा। सब देश, जाति, वंश और मान रक्ष के प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार स्वजनों से न उठनी चाहिए। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम एक दूसरे के प्रति कैसे हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें मान करना सिखाया है। निश्चय ही महाराव, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। सब बैठते हैं और वीर सिंह के सबके आगे झुकते हैं।
इससे हमें सीख मिलती है कि